हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो मैं मोहित बोधीजा, मेरे चैनल लर्न विद एनआईटीएंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम सब पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर। हम इस चैप्टर का क्विक रिवीजन भी करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो देख लेते हैं कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हर शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन तो जरूर आया है। तो देखो, ये ट्रेंड 2015 से चल रहा है और अभी तक ये ट्रेंड कंटिन्यू है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सैंपल स्पेस। तो देखो, सैंपल स्पेस क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल, हमने क्या थ्रो किया? एक डाइस थ्रो किया। तो जो जो पॉसिबल आउटकम्स है वो क्या होंगे? सैंपल स्पेस में होंगे। तो एक डाइस को थ्रो करने में क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये क्या सारे क्या हो जाएंगे? सैंपल स्पेस हो जाएंगे। ठीक है, अपन ने एक कॉइन को टॉस किया तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? हेड और टेल। तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे सैंपल स्पेस हो जाएंगे। अब आगे बढ़े तो नेक्स्ट डेफिनेशन है इस चैप्टर में, वो है इवेंट्स की। एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज नोन एज इवेंट। मतलब इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक डाइस थ्रो किया तो हमने एक इवेंट अज्यूम कर लिया, पॉसिबिलिटी ऑफ इवन नंबर। ई एक इवेंट है, पॉसिबिलिटी ऑफ इवन नंबर आने की। ठीक है, तो ये क्या है? एक सैंपल स्पेस का ही क्या है? सबसेट है। तो इवन नंबर आने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है? या तो 2 आ जाए, या 4 आ जाए, या 6 आ जाए। तो ये क्या हो जाएगा? इवेंट हो जाएगा। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है इक्वली लाइकली इवेंट। तो वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि दो इवेंट जिनकी होने की पॉसिबिलिटी एकदम सेम हो उसे क्या बोलेंगे? इक्वली लाइकली इवेंट। जैसे हमने डाइस को थ्रो किया, ठीक है, तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/6। ठीक है, क्योंकि 2 4 6 3 है इवन नंबर। ऐसे ही बात करें ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है? वो भी क्या आएगी? 2/6। क्यों? क्योंकि 1 3 5 क्या है? सैंपल स्पेस में। ठीक है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? सेम आ गई। तो इन दोनों इवेंट्स को होने की क्या इक्वली लाइकली पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर में वो है एग्जॉस्टिव इवेंट। मतलब अगर हम दो इवेंट्स ले ले, उन दोनों इवेंट्स का क्या कर ले? हम यूनियन निकाल ले, तो क्या होगा? वो क्या बन जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा? सैंपल स्पेस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी अपन एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमने एक डाइस को क्या किया? थ्रो किया। ठीक है, तो इवन नंबर आएगा तो सैंपल स्पेस में क्या क्या हो जाएगा? 2 4 6। उसके बाद में हमने क्या किया? ऑड नंबर ले लिया, एक इवेंट एफ। ठीक है, तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ गई? 1 3 और 5 आ गई। अब ई और एफ का हमने क्या ले लिया? यूनियन ले लिया। तो यूनियन किसके बराबर आ गया? सैंपल स्पेस के बराबर आ गया। सैंपल स्पेस में कितने टर्म्स थे? 6 टर्म्स थे। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6। तो देखो, ई और एफ क्या हो जाएंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मतलब दो इवेंट जो कभी एक साथ नहीं हो सकते, दे कैन नॉट अकर टुगेदर। इसको भी अपन एक ही एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर एक इवेंट है ई, क्या है ई इवेंट? इवन नंबर आना। एक इवेंट है एफ, एफ क्या इवेंट है? ऑड नंबर आना। तो ई में क्या क्या आ जाएंगे? 2 4 6 आ जाएगा। एफ में क्या जाएंगे? 1 3 5 आ जाएगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो किसके बराबर आ गया? 5 के बराबर आ गया। इससे हम क्या बोल सकते हैं कि ई और एफ क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। मतलब इवन नंबर आना और ऑड नंबर आना, ये दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया? 5 आ गया। तो इनको हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, ऐसे ही हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ई और जी का। ठीक है, ई में क्या क्या है? 2 4 6 है और जी में क्या क्या है? 1 4 6 है। ये अपन ने एक अपनी मर्जी से सैंपल स्पेस ले लिया। तो ई और जी यहां पे क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर देखो 4 आ रहा है, वो कॉमन आ रहा है। ठीक है, 4 ई में भी है और जी में भी है, और 6 है वो भी जी में भी है और ई में भी है। इसलिए ये क्या होंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं होंगे। अगला टर्म है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इसकी पहले मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड इज नोन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला होता है। मतलब इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछी जाती है
जब बी इवेंट ऑलरेडी हो चुका हो। तो ये किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो देखो इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया कि किंग इज ड्रॉन फ्रॉम द कार्ड्स, मतलब एक ताश की गड्डी है, उसमें से हमने क्या निकाला, बादशाह निकाला। तो बादशाह आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/52। ठीक है, फिर हमने एक और इवेंट लिया ए, सेकंड किंग कार्ड इज विड्रॉन, मतलब पहला तो हमने निकाल दिया था, उसको वापस नहीं डाला है। अब हमने दूसरा कार्ड निकाला, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 3/51 आएगी। क्यों आएगी 3/51, क्योंकि पहले कितने कार्ड्स थे हमारे पास, 4 कार्ड थे, एक हमने पहले से निकाल लिया। अब हमारे पास कितने बचे, 3 कार्ड्स। अब टोटल सैंपल स्पेस में पहले कितने कार्ड्स थे, 52, अब कितने हो गए, 51। मतलब एक इवेंट हो चुका है, उसके बाद दूसरा इवेंट हो रहा है, मतलब ये इससे क्या बोलेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। अगली जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। तो देखो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में 2 पार्ट्स आएंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट और डिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, कार्ड्स आर विड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट, अगर हमने कार्ड्स को निकाला और उन्हें वापस डाल दिया तो वो इवेंट्स क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, मतलब उसका पहले वाले इवेंट से कोई रिलेशन नहीं है। सपोज हमने एक इवेंट लिया पी क्या इवेंट लिया हमने, 2 कार्ड्स को निकालना है। ठीक है, तो पहले कार्ड को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/52। दूसरे कार्ड को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, भाई हमने उस कार्ड को वापस रख दिया, तो प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, 4/52। ठीक है, अब बात करते हैं डिपेंडेंट इवेंट की, मतलब यहां पर कार्ड्स आर विड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। मैंने इसको अंडरलाइन किया है विदाउट रिप्लेसमेंट को, मतलब यहां पे हमने कार्ड निकाल लिया, अब उसके बाद हमें कार्ड को वापस नहीं डालना है, तो हमें 2 किंग निकालने हैं। तो पहले प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/52। अब हमने क्या, एक कार्ड तो निकाल लिया, तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3/51, क्योंकि 3 क्या हो गए, किंग हो गए, और 51 क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो देखो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का एक फॉर्मूला होता है, मतलब हमें क्वेश्चन में कहीं भी गिवन हो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो हम ये फॉर्मूला लगा के उसको चेक कर लेंगे। क्या है फॉर्मूला, P प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, वहीं अगर डिपेंडेंट इवेंट्स है तो क्या होगा, इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, अब अगला देखो क्या है, इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट, हमें बोल दिया गया कि A और B क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि A डैश एंड B डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट, मतलब A के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी और B के भी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, ये दोनों भी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। A डैश B भी इंडिपेंडेंट होगा और A B डैश भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है रैंडम वेरिएबल। तो देखो हमने क्या किया, किसी टॉइन को टॉस किया। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं यहाँ पे हम, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ हेड्स, एक्स अपन एक इवेंट ले लेते थे कि कितने हेड आ रहे हैं। तो सपोज हमने 2 हेड वाली कंडीशन ले ली, तो यहां पर कितने हेड आ रहे हैं, 2 हेड आ रहे हैं। हमने एक हेड टेल ले लिया, तो यहां पर कितने हेड आ रहे हैं, 1 हेड आ रहा है। अगला हमने एक टेल हेड ले लिया, तो यहां पर भी कितने आ रहा है, 1 आ रहा है। अगला अगर हमने 2 टेल ले ली, तो यहां पर हेड कितने आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। तो मेरे को अगर बोला जाए कि रैंडम वेरिएबल्स बताओ, तो देखो जो पॉसिबल आए हैं ना आउटकम्स, 0, 1 और 2, 3 पॉसिबल आउटकम आए हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, रैंडम वेरिएबल्स हो जाएंगे। वहीं बात करें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो देखो 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 देखो एक बार आया है 4 में से, तो 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4। 1 आने की प्रोबेबिलिटी देखो 1 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/4। और 2 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4। तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। अब हमसे बोल दिया जाए कि मीन एक्सपेक्टेशन निकालो, क्या बोल दिया जाए कि मीन एक्सपेक्टेशन फाइंड करो, तो मीन एक्सपेक्टेशन कैसे फाइंड करेंगे, सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स, मतलब 0 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/4 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है 2/4 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है 1/4 से, वही हमारा क्या हो जाएगा, मीन एक्सपेक्टेशन हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इस चैप्टर में है वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम कब यूज करेंगे, जब इस टाइप की सिचुएशन बन जाए, किस टाइप की, कि एक चीज तो सक्सेस हो जाए, एक इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी को हम सक्सेस मान लेंगे और बाकी सबको क्या मान लेंगे, हम फेलियर मान लेंगे, तब यह फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा।
ये फॉर्मूला हम अभी क्वेश्चंस करेंगे तब हम यूज करेंगे, तब आपको इसका अच्छे से यूज आ जाएगा। उसके बाद आते हैं मीन। तो मीन का क्या फॉर्मूला होता है, एन इंटू पी। और वहीं बात करें वेरिएंस की, तो वेरिएंस का फॉर्मूला होगा एन इंटू पी इंटू क्यू। एन हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट्स, पी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा वेरिएंस। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। उसके बाद इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है वो है बाइस थ्योरम। तो बाइस थ्योरम को हम बोर्ड पर पढ़ेंगे। सपोज हमें ऐसा दे दिया हो कि ए एक इवेंट है जो कि हो चुका है, वो किसकी मदद से हुआ है, E1 की मदद से, E2 की मदद से और E3 की मदद से हुआ है। ठीक है, तीनों के मिलने से ये इवेंट हुआ है। अब हमसे उल्टा पूछ लिया जाएगा कि ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये इवेंट E1 की वजह से हुआ है। तो इसका देखो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। इसका क्या कर देंगे, जस्ट ऑपोजिट कर देंगे, ए अपॉन E1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। ठीक है, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 मल्टीप्लाई बाय E2 प्रोबेबिलिटी आएगी। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E3 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बाइस थ्योरम का फॉर्मूला बन जाएगा। तो जब भी आपको इस टाइप का सिचुएशन हो, आप देख लेना कि E1 अपॉन ए है, तो उसमें फॉर्मूले में इसको उल्टा कर देना और ये मल्टीप्लाई हो जाए, कट हो जाए, इस टाइप का फॉर्मूला बनेगा। ये थोड़ा याद करने में आपको आसानी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्या गिवन है, अ बैग कंटेन 30 व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल कितनी है हमारे पास, 30। रेड बॉल कितनी है हमारे पास, 10। ठीक है, कितनी बॉल निकाली उन्होंने, 16 बॉल निकाली है। ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट। इफ x बी द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स देन मीन ऑफ x अपॉन वेरिएंस ऑफ x, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो ये क्वेश्चन किस टाइप का बन गया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का बन गया। कैसे कि x हमें एक ऐसा इवेंट दे दिया कि व्हाइट बॉल्स ही आनी चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स क्या आएगी, 30/40 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मतलब रेड बॉल आना, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 10/40 दैट इज 1/4। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 16। तो मीन का फॉर्मूला क्या है, n इंटू पी, और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, एन पी क्यू का रूट। तो n की वैल्यू क्या है, 16, p की वैल्यू है 3/4, अंडर रूट ऑफ 16 इंटू 3/4 इंटू 1/4। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 टाइम्स आ जाएगा, तो ऊपर बनेगा 4 इंटू 3 डिवाइड बाय √3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4√3। तो देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी जेईई 2019 में पूछा गया था। 2 इंटीजर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द सेट 1 to 11। मतलब एक सेट हमें दे रखा है 1 से लेकर 11 तक, यहां से हमने 2 इंटीजर को उठाया है। गिवन दैट द सम ऑफ सिलेक्टेड इंटीजर इज इवन। मतलब जो दोनों इंटीजर उठाए हैं उनका सम क्या है, इवन है। ये हमें पहले से ही बता दिया। एंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ नंबर्स आर इवन। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि दोनों नंबर इवन है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो एक बात बताओ, उन्होंने बोला कि 2 नंबर उठाए उनका सम क्या है, इवन है। तो पहले तो हम बताते हैं सैंपल स्पेस क्या है। सैंपल स्पेस वो आएगा जिनमें 2 नंबर ऐसे होंगे जिनका सम क्या होगा, इवन होगा। तो मैं 2 ऑड नंबर उठा लेता हूं, 2 ऑड नंबर उठाएंगे उनका सम क्या होगा, इवन। तो पहले मैंने 1 और 3 उठा लिया, इनका सम क्या हो गया, इवन। अगला क्या होगा, 1 और 5, इनका भी सम क्या होगा, इवन। 1 7 इनका भी क्या होगा, इवन। 1 9 इनका भी क्या होगा, इवन। और लास्ट टर्म हो जाएगा 1 11, इनका भी सम क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कितने टर्म्स बने, 1 2 3 4 5 टर्म्स बने। अगला टर्म क्या बनेगा, 3 और 5, क्योंकि 3 और 1 तो ऑलरेडी हो चुका है। ये 3 और 5 इनका सम भी क्या हो जाएगा, इवन। 3 7 इनका सम भी क्या हो जाएगा, इवन। और ऐसे ऐसे चलते जाएंगे और लास्ट में आएगा 3 11। ठीक है, यहां से कितने टर्म्स बनेंगे, हमारे 4 टर्म्स बनेंगे। 3 और 9 ही बनेगा, चलो लिख ही देता हूं। ठीक है, अब बनेगा 5 और 7 से। अभी हम सैंपल स्पेस बना रहे हैं। ठीक है, 5 और 7 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इवन टर्म आएगा। 5 7 और 5 9 और 5 11। ठीक है, तो अभी तक आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि देखो पहले 5 थे, फिर 4 आए, 3 आए, फिर 2 आएंगे और ऐसे ही लास्ट में क्या आएगा, 1। लास्ट वाला कौन सा आएगा,
9 और 11 ये वाला लास्ट नंबर आएगा। यहां पर 7 वाले नंबर आएंगे, 7 9 और 7 11। ठीक है, ये तो हो गए जिनका सम क्या है ऑड नंबर, जिनका सम क्या है इवन है। अब दो इवन नंबर्स भी हम सैंपल स्पेस में ले, उनका भी सम क्या आएगा, इवन ही आएगा। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 2 और 4, इन दोनों का सम क्या है, इवन है। ऐसे ही 2 और 6 ले लेते हैं, ऐसे ही हम क्या ले लेंगे, 2 और 8 ले लेंगे, और ऐसे ही हम क्या ले लेंगे, 2 और 10 ले लेंगे। यहां से कितने नंबर आए, 4 नंबर आए। अगला होगा 4 6 4 8 4 10, क्योंकि 10 के आगे तो सैंपल स्पेस में कोई इवन नंबर है ही नहीं। यहां से 3 नंबर आए, 6 8 6 10, यहां से कितने नंबर आए, 2 नंबर आ गए। और लास्ट नंबर क्या हो जाएगा, 8 और 10, यहां से कितने आए, 1। ठीक है, तो 5, इन सबको ऐड करते हैं, इनको और इनको, तो 5 + 5 10 15 15 और 10 25। तो सैंपल स्पेस में कितने नंबर्स आ गए हमारे पास, 25 नंबर्स आ गए। उन्होंने बोला था कि इन दोनों का सम तो इवन होना चाहिए, तो ये हमने सैंपल स्पेस तो बना लिया। ठीक है, हमें बोला गया है कि इवेंट्स क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए, मतलब दोनों टर्म्स इवन होने चाहिए। तो 4 + 3 + 2 + 1 इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 10/25। ठीक है, इनको कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन भी 2019 में पूछा गया है। मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स अ फेयर कॉइन मस्ट बी टॉस्ड so that the probability of getting at least one head is more than 99%। मतलब हमें क्या करना है, एक कॉइन को टॉस किया और हमें बताना है कि कितनी बार हम कम से कम टॉस करें कि एक से ज्यादा बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 99% से ज्यादा हो जाए। तो हम ऐसे लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज 99%। ठीक है, 99% से ज्यादा हो जाए। ठीक है, अब एक बार सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी, ये बोल रहा है एक से ज्यादा बार सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 माइनस जब एक बार भी हेड ना आए, मतलब NC0। यहां पर हम सक्सेस क्या मान रहे, हेड आना, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 की पावर 0, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 की पावर n इज ग्रेटर देन 99%। ठीक है, यहां परसेंट लगाना है। ठीक है, अब देखो NC0 की वैल्यू क्या होगी, 1, तो 1/1/2 की पावर n इज ग्रेटर देन 99/100। अब देखो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन बन गया, 1/100 इज ग्रेटर देन 1/2 की पावर n। अब देखो आप n की वैल्यूज पुट करोगे और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो देखो 2 की पावर n इज ग्रेटर देन 100, इस टाइप का इनइक्वालिटी बन गई। हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों नंबर क्या है, पॉजिटिव है, हमें कंफर्म पता है। अब 2 की पावर n देखो अपन ने पुट करी, 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 होता है 64, 2 की पावर 7 क्या होगा, 128। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 7 आ जाएगी। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेईई 2020 वाले एग्जाम में पूछा गया था, और प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस काफी आसान आएंगे, बस ये है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 40 ऑप्शन फॉर एनसीसी। 60 स्टूडेंट एक क्लास में, 40 जनों ने क्या ले ली, एनसीसी ले ली। ठीक है, 20 जनों ने एनएसएस ले ली। ठीक है, इफ वन ऑफ दीज स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एंड रैंडम, नहीं 30 स्टूडेंट ने एनएसएस लिया और 20 स्टूडेंट है जो कॉमन है। ठीक है, जिन्होंने दोनों लिए। अब बोला गया है कि एक स्टूडेंट को हम रैंडमली सिलेक्ट करें, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट दैट ऑप्शन नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस, मतलब उसने एनसीसी भी ना लिया हो और एनएसएस भी ना लिया हो। तो देखो स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से करेंगे। कैसे करेंगे, पहले हम मान लेते हैं ये पूरी क्लास है, कुछ बच्चों ने ली एनसीसी, कुछ बच्चों ने ली एनएसएस। ठीक है, इसके मैं पास ही बना देता हूं एनएसएस। ठीक है, टच करके बना रहा हूं, और कुछ बच्चों ने ले ली दोनों। तो इस टाइप का हमारा वेन डायग्राम बन जाएगा। अब हमें बोला है कि वो बच्चे बताओ जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया। तो ये बच्चे तो एनसीसी वाले थे, ये एनएसएस वाले थे, और ये बोथ वाले थे। तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल में से एनसीसी वाले माइनस कर दो, एनएसएस वाले माइनस कर दो। ठीक है, अब देखो जो एनसीसी और एनएसएस दोनों में थे वो स्टूडेंट्स क्या हो गए, 2 बार माइनस हो गए, तो हम एक बार उसको वापस से ऐड भी कर देंगे। तो टोटल सपोज हम मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी सारे इवेंट्स के होने की 1 है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी। एनसीसी स्टूडेंट्स की क्या प्रोबेबिलिटी है,
440/60 प्लस, मतलब ये प्लस एनएसएस स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है 30/60। ये तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब कुछ स्टूडेंट है वो 2 बार माइनस हो चुके हैं, तो हम कॉमन वाले स्टूडेंट्स को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, मतलब 20/60 को अपन क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो देखो इसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 - 2/3 प्लस 1/2 और इधर आ जाएगा प्लस 1/3। इसका एलसीएम वगैरह लिया तो एलसीएम लिया तो आया 4 + 3/6, 1 - 7/6 प्लस 1/3, तो -1/6 प्लस 1/3, एलसीएम 6 आया, -1 + 2, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो जेई में क्वेश्चंस आसान पूछे जाते हैं, बस आप कॉन्फिडेंट रहना, आपके क्वेश्चंस होते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, लेट ए एंड बी बी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें गिवन है 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें गिवन है 1/6। ठीक है, तो बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखो हमें पता है कि अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर, मतलब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है 1/80, ये तो हमें पता है। ठीक है, अब हम ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो हम क्या करते हैं, पहला ऑप्शन उठा के देख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अपॉन बी डैश, तो ये किसके बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। ठीक है, ए की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, बी के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखो इसकी वैल्यू हमें पता है किसके बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। क्यों होगी, क्योंकि मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए डैश और बी डैश भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अपॉन बी डैश की वैल्यू किसके बराबर बता रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश के बराबर, मतलब ए की होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, ए डैश की मतलब नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/3, बट ऑप्शन तो हमें 1/3 मिल रहा है। अब देखो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 3 अपन को पहले चेक कर लेना चाहिए। क्यों, देखो अपन को अभी पता चल जाएगा, उसमें खाली इतना अंतर है कि यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा। अब देखो डैश की जगह ए आ जाएगा तो मतलब 1/3, और हमारे आंसर में भी क्या दे रखा है 1/3। तो देखो मुझे ये कैसे पता चला, क्योंकि मैंने जब इसका आंसर निकाला तो मेरा आंसर आया था 1/3, वो कि किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर है। तो मुझे ऐसा पता चल गया कि ऊपर तो ए होना चाहिए, तो जब मैं ऑप्शंस के थ्रू गया तो ऑप्शन नंबर 3 में मुझे ए ऊपर मिल गया और राइट साइड में 1/3 मिल गया, इसलिए वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये इस टाइप की हमें सिचुएशन गिवन है कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी इसने k² दे दी, 2 आने की 2k दे दी, 3 आने की k दे दी, 4 आने की 2k दे दी और 5 आने की 5k² दे दी। ठीक है, और हमसे बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 2 की क्या वैल्यू होगी। तो देखो हमें एक चीज पता है, क्या पता है कि अगर प्रोबेबिलिटी मतलब 1 2 3 4 5 अगर 5 आउटकम है, ठीक है, इन सब आउटकम की प्रोबेबिलिटी ऐड करें तो हमारा क्या आंसर आएगा 1 आएगा, मतलब k² प्लस 2k प्लस k प्लस 2k प्लस 5k² इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 1 आएगा। तो देखो इसको बताएं तो 6k² प्लस 7k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यहां से k की 2 वैल्यू आएगी, एक तो नेगेटिव वैल्यू आएगी और एक आएगी कोई पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 2, मतलब k प्लस 2k प्लस 5k²। ठीक है, हमें क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर देना है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 2, मतलब 3 4 और 5। यहां से हमारी k की वैल्यू आई, वो वैल्यू उठा के हम डायरेक्टली इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से शायद 1/6 आएगी k की वैल्यू, तो आप इस टाइप की सिचुएशन बन जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, इवेंट ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी हमें ए दे दी, हमें 3x + 1/3
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें दे दी 1 माइनस एक्स बाय 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमें दे दी 1 माइनस 2x बाय 2। ठीक है, और बोल दिया कि तीनों क्या इवेंट्स है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। ठीक है, और हमसे बोला गया है कि इसकी क्या बताओ, एक्स की वैल्यू बताओ या एक्स का रेंज बताओ। तो मुझे एक बात बताओ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं कि भाई ये तीनों इवेंट्स एक साथ नहीं हो सकते। हमने कहा ठीक है भाई, बट एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 से 0 के बीच में होती है। तो पहली कंडीशन तो ये लगेगी कि 3x प्लस 1/3 की वैल्यू इसके बीच में होगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या लगेगी कि p ऑफ b की भी वैल्यू क्या होगी, 1 से 0 के बीच में होगी। तीसरी कंडीशन क्या लगेगी यहां पे कि 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ c भी क्या होगी, 1 और 0 के बीच में होगी, क्योंकि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी या तो 0 हो सकती है या 1 के बीच में हो सकती है। चौथी क्या कंडीशन है, इन तीनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, 1 से कम होनी चाहिए। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, इन तीनों का सम करें तो वो क्या होगा, 1 से कम होगा और ग्रेटर देन 0 होगा। तो इन चारों कंडीशन को आप सॉल्व करोगे तो x की क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी, जहां पर ये हमारा सॉल्यूशन लाई करता है। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हल्का सा लेंथी है बट हार्ड नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की भाई बेसिक सी चीज है कि उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। तो तीनों में लगाई ये कंडीशन, यहां पर भी लगाई और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, आज का सेशन यही खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।